आज हम पढ़ेंगे आलोक धनवा जी की पद्य रचना पतंग। तो इस पतंग पाठ में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया है। तो सीधा सीधा मैं व्याख्या बताने से पहले थोड़ा कविता को पढ़ दे रही हूँ। वैसे तो ये मुक्तक छंद की रचना है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें किसी प्रकार का लय नहीं है, न ही अंत में तुक मिल रहे हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पहला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु के आगमन पर दो ऋतुओं के संधि काल का सुंदर वर्णन करते हुए बाल सुलभ इच्छाओं का चित्रण किया है। तो यहाँ पर मैं जैसे बताई प्रसंग में कि शरद ऋतु में दो ऋतुओं का संधि काल होता है। अर्थात कैसे, जैसे शरद ऋतु का आगमन जब होता है तो बरसात ऋतु चला जाता है। जैसे वर्षा विगत शरद ऋतु आई बोलते हैं, तो बरसात ऋतु चला जाता है और ठंड का आगमन होता रहता है। तो ये दोनों के बीच में शरद ऋतु का आगमन होता है। इसीलिए शरद ऋतु अत्यंत ही मनोहारी होता है, सुंदर होता है, स्वच्छ होता है। इसी का वर्णन इस पाठ में कवि ने किए हैं। उसके बाद पतंग कैसे बनता है इसके बारे में भी बताए हैं। तो पतंग कैसे बनता है, यहाँ पर सबसे हल्की कागज़ का उपयोग किया जाता है। कागज़ रंगीन भी होना चाहिए और उसमें बांस की पतली कमानी माने क्या होता है, धनुष। तो इस प्रकार बांस की पतली धनुष बनाते हैं। सबसे हल्की रंगीन कागज़ लेते हैं, रंगीन इसलिए लेते हैं ताकि सुंदर दिख सके। तो ये हो गया पतंग के बनाने का वर्णन। उसके बाद शरद ऋतु को अत्यंत ही कोमल, मुलायम एवं सुंदर बताया गया है। उसके बाद बच्चों के मन में उठने वाले मनोभाव, माने शरद ऋतु का वातावरण अत्यंत सुंदर होता है, इसीलिए बच्चों के मन में कौन कौन सी भावनाएं उठती हैं इसके बारे में भी कवि ने बताए हैं। यहाँ पर हम अब व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई माने वर्षा चला गया। तो जैसे ही सबसे तेज बरसात वाला भादों का महीना चला जाता है, वैसे ही उस तेज वर्षा के कारण नदी नालियों पुलों को पार करते हुए, यहाँ पर आया है ना, पुलों को पार करते हुए, तो वैसे ही उस बरसात के कारण भरे हुए नदी नालियों पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु का आगमन होता है। माने शरद ऋतु का आगमन कैसे होता है, वह शरद ऋतु रूपी मनुष्य सभी प्रकार के नदी नालियों पुलों को पार करता हुआ आता है। तो यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। अब शरद ऋतु के प्रातः काल का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस ऋतु के सूर्योदय काल में लाल चमकीला सूरज की किरणें खरगोश की आँखों की तरह सुंदर लाल दिखाई दे रहा है। शरद ऋतु में वातावरण अत्यंत ही सुखद प्रतीत होता है, इसीलिए कवि ने इसे मुलायम कहा है, रुई की तरह मुलायम। तो शरद ऋतु में आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए से कवि का तात्पर्य है कि शरद ऋतु का वातावरण अत्यंत सुखद, कोमल, स्वच्छ एवं चमकीला होता है। तो ऐसे समय में बच्चे अपने साइकिल को चलाते हैं, क्योंकि सड़क सुंदर एवं साफ दिखाई देता है, न तो गर्मी लगती है न ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो बच्चे एक दूसरे को बुलाते हुए, झुंड बनाते हुए साइकिल में अपना रेस लगाते हैं और पतंग उड़ाने के लिए
और पतंग का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि सबसे हल्की एवं रंगीन चीज पतंग को उड़ाने के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं और बांस की पतली तीलियों से धनुष बनाते हैं, फिर उसमें से पतंग बनाकर ऊंचे आकाश में उसे उड़ाते हैं। जब पतंग ऊंचे आकाश में उड़ने लगती है तो अपनी सीटियों से, अपनी किलकारियों से पूरे वातावरण को गुंजायमान करते हैं। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, जब पतंग आकाश में उड़ने लगती है तो वह तितलियों के समान, रंग बिरंगे तितलियों के समान सुंदर प्रतीत होती है। इस प्रकार कवि ने यहाँ शरद ऋतु का वर्णन करते हुए बच्चों के क्रियाकलापों का सुंदर चित्रण किया है। इसको आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हो।